हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुरुक्षेत्र की चर्चा की। जैसा हमने आपको बताया, सच्चर कमेटी की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, किन आधार पर दी गई है वो भी हमने आपको बताया। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी जुड़ रहे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और उनके साथ हमारे साथ एडवोकेट विष्णु शंकर जैन भी जुड़ रहे हैं, और विष्णु शंकर जैन साहब ही हैं जो पिटिशनर हैं, इस जो याचिकाकर्ता हैं उनका मुकदमा देख रहे हैं। हमारे साथ जफर सरेशवाला जुड़ रहे हैं, जाने माने पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ एमएच खान साहब जुड़ रहे हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी से हैं। आपका भी खान साहब और जफर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। जो मोटी मोटी बातें मैं एक बार फिर दोहरा दूं ताकि चर्चा करें। ये जो याचिकाकर्ताओं की दलील है, इसमें इसके कुछ टेक्निकल पहलू भी हैं और कुछ सैद्धांतिक पहलू भी हैं। जो सैद्धांतिक पहलू है उसमें यह कहा गया है कि आप सारे मुसलमानों को पिछड़ा कह ही नहीं सकते, और अगर कहते भी हैं तो मुसलमान एक तरीके से अपने पिछड़ेपन के लिए खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो मदरसों में यकीन करते हैं, फैमिली प्लानिंग में यकीन नहीं करते। ये कहा गया कि कई हिंदू समुदाय हैं जो कि मुसलमानों से ज्यादा पिछड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा वंचित हैं, जिसमें एससी एसटी ओबीसी सब शामिल हैं। तो उनका हक क्यों दिया जाए किसी एक खास धर्म के लोगों को। और यह भी कहा गया कि धार्मिक आधार पर आप कोई स्पेशल क्लास क्रिएट नहीं कर सकते। और अंत में यह भी है कि यह किस्म का माइनॉरिटी फोबिया क्रिएट करने की कोशिश है, देश की एकता को इससे खतरा है, और इसीलिए सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं होनी चाहिए। विष्णु शंकर जैन जी के पास मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा कि वो एक बार फिर आपको जरा संक्षेप में याचिकाकर्ताओं के मन की बात बता दें, और चूंकि वो कानूनी पहलू खुद देख रहे हैं, तो क्यों आपने इसको कहा है कि असंवैधानिक है, इसका गठन ही असंवैधानिक है इस कमेटी का। धन्यवाद, आपने सवाल पूछा। और मैं सबसे पहले शो की स्टार्टिंग में एक किताब दिखाना चाहता हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स है, और इस डिबेट्स पे संविधान में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 299 लाया गया था, जिसमें प्रावधान था कि माइनॉरिटीज के लिए एक स्पेशल ऑफिसर बैठेगा जो इन्वेस्टिगेट करेगा कि संविधान में जो प्रोटेक्शंस दिए जा रहे हैं वो उनको मिल रहे हैं कि नहीं। और उस पे बंटवारे के बाद विस्तृत रूप से चर्चा हुई, जिसपे जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा कि माइनॉरिटीज को स्पेशल चश्मे से नहीं देखा जा सकता है। सरदार पटेल ने कहा कि जो लोगों ने इस देश का बंटवारा किया वो माइनॉरिटी कैसे, वो सारी चीजें मैंने कोट की हैं, और मैं डेट वाइज वॉल्यूम वाइज आपको बता सकता हूं। पेज संविधान सभा की डिबेट में पेज 329 वॉल्यूम 8 26 मई 1949 को जवाहरलाल नेहरू की स्पीच है, कोई भी पढ़ सकता है। इसके बाद सरदार पटेल की स्पीच है इसी वॉल्यूम में पेज 351 में वॉल्यूम 8 में, उन्होंने भी यही बात कही कि जिन्होंने देश का बंटवारा किया वो माइनॉरिटी कैसे। इसके बाद एससी मुखर्जी की स्पीच है वॉल्यूम 8 पेज नंबर 269, उस पे उन्होंने कहा कि अगर ये देश सेकुलर है तो माइनॉरिटीज को हम कोई बेनिफिट नहीं देख सकते। और मैं आज आपके सामने बहुत विनम्रता से, बहुत शालीनता से एक बात कहना चाहता हूं कि संविधान में आर्टिकल 30 के अलावा माइनॉरिटीज के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। संविधान में आर्टिकल 30 के अलावा माइनॉरिटीज के लिए कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें यह व्यवस्था है कि वो अपने स्कूल्स और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। तो सवाल यह है कि माइनॉरिटीज को अलग चश्मे से क्यों देखा जा रहा है। और अगर आप ये मनमोहन सिंह सरकार का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसका बैकग्राउंड ये, उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक मुसलमानों का होता है, और ये कमिटी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए बनी, उनके बैकवर्डनेस को देखने के लिए बनी। तो हमारा कहना यह है कि कोई भी ऐसी कमेटी बिना कैबिनेट अप्रूवल के बन नहीं सकती है, और कैबिनेट अप्रूवल हो तब भी नहीं बन सकती है एक धर्म विशेष के बैकवर्डनेस को देखने के लिए। जहां तक किसी समाज के बैकवर्डनेस का सवाल है, उनको बेनिफिट्स देने का सवाल है, मंडल कमीशन ऑलरेडी मुस्लिम समाज को आरक्षण दे रही है, उनकी बैकवर्डनेस में इंक्वायरी की जा चुकी है और हर समुदाय की जा चुकी है। ठीक है, ये तो इसका कानूनी पहलू था कि किस बिना पर इसको चैलेंज किया, ये आपको जैन साहब ने बताया। अब मेरा राजनीतिक सवाल है, मैं राकेश सिन्हा जी के पास ले जाना चाहता हूं। देखिए, याचिकाकर्ता जो कह रहे हैं उनकी अपनी दलीलें हैं, लेकिन देखने वाला तो ये कहेगा कि मनमोहन सिंह सरकार के जमाने में जो आयोग बना उसकी कई सिफारिशें मानी गईं। आप माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां आपको पता चल जाएगा कि जितनी सिफारिशें की गई थी उसमें से कितनी स्वीकार कर ली गई हैं। मैं वो भी बता देता हूं दर्शकों को। तो कुल 76 अनुशंसाएं या सुझाव इस आयोग ने दिए थे और 72 स्वीकार कर लिए गए थे, और उसको लेकर के कई सारी परियोजनाएं बनी, कई सारे काम हुए जो आज भी जारी हैं, और मोदी सरकार में भी शायद वो काम रुके नहीं हैं। तो सवाल ये है राकेश सिन्हा साहब कि अब
मुसलमानों के लिए खासतौर पर गठित आयोग के तहत सिफारिशों को मंजूर करने के बाद भारत सरकार जो काम कर रही है उसमें अब अड़चन डाली जाए तो क्या ये राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाएगा? देखिए, जब देश बना और हमारा संविधान बनाया गया, जो संविधान जनता के द्वारा जनता को समर्पित किया गया, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई जिससे किसी को भी डिसएग्रीमेंट, असहमति नहीं है। वन नेशन वन पीपल। जब हम वन नेशन कहते हैं, वन पीपल कहते हैं, तो भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद भी, क्षेत्रीय और भाषाई विविधता के बावजूद भी, सांप्रदायिक विविधता के बावजूद भी हम सब का मन एक है। हम एक राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। जो नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में इस बिंदु को बोलने के बाद मैं इस आपके प्रश्न पर आऊंगा। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में आपने देखा कुछ ऐसी योजनाएं लागू हुई जो सिर्फ गरीबों तक पहुंची। वो गरीब चाहे मुसलमान थे कि हिंदू थे कि बौद्ध थे कि ईसाई थे, इसका अध्ययन भी हो सकता है किसको कितना लाभ मिला, लेकिन उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। तो एक जो प्रश्न उठता है, जब संसाधनों की कमी और अवसरों की कमी होती है तो प्रतिस्पर्धा बहुत ही संकीर्ण रूप में सामने आता है। वो आर्थिक प्रतिस्पर्धा जातीय, क्षेत्रीय, भाषाई रूप में अपने अपने अधिकारों के क्लेम के रूप में आता है। वो कांग्रेस के शासन में हमने देखा। अब जो महत्वपूर्ण बात है, जो सैद्धांतिक बात आपने पूछा, राजनीतिक बात, देखिए मैं सच्चर कमेटी के गठन से ही असहमति रखता रहा और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सच्चर कमेटी का गठन का उद्देश्य चाहे अच्छा हो बुरा हो, सच्चर कमेटी, हमारे मुस्लिम मित्र बंधु बैठे हुए हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के पीछे करीब हजारों पेज की एक दस्तावेज है जो तीन मूर्ति लाइब्रेरी में विद्यमान है। ये सौभाग्य कहिए कि मैंने एक एक पृष्ठ का अध्ययन किया, उससे तीन तथ्यों को मैं आपके सामने लाता हूं कि सच्चर कमेटी ने किस तरह से इस सेकुलरिज्म को डैमेज करने की कोशिश की। सच्चर कमेटी ने अपने कहा कि इस देश में मुसलमानों के बारे में एक परसेप्शन बना हुआ है। ट्रस्ट गैप तो है, इसमें दो राय नहीं है। जो पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद भी हुआ, कई परिस्थितियां आती हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच ट्रस्ट गैप। सच्चर कमेटी ने तो ये डॉक्टर साहब कहा था कि मुसलमानों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया होता है। वही मैं बताता हूं। अब सच्चर कमेटी ने जो तीन बातें कही, मैं पूछना चाहता हूं कि मुसलमान रोगियों को अस्पतालों में एडमिट करने से पहले उनके धर्म को जानकर उनको एडमिट नहीं किया जाता है। मुस्लिम पेरेंट्स जब स्कूल में जाते हैं एडमिशन के लिए बच्चों के लिए, तो उनको मुस्लिम आइडेंटिटी के कारण उनके बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं होता है। देखिए, इस देश में 2, 4, 5 घटनाएं हो सकती है कि हिंदू पेरेंट्स जाए तो मुसलमान नहीं ले, मुसलमान पेरेंट्स जाए। उसका जो जनरलाइज किया है सच्चर कमेटी ने, उसने बहुत डैमेज किया है। तीसरी बात उसने कहा कि टोपी, तो ये जो दाढ़ी टोपी मुसलमानों की पहचान है, जिसका मुस्लिम स्कॉलर ने ही विरोध किया। तो सच्चर कमेटी की सतही ऑब्जर्वेशन के बाद जो दो बातें मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। सच्चर कमेटी के अंदर उसके एक मेंबर राकेश वसंत थे जो IIM अहमदाबाद के थे। उन्होंने 15 सितंबर 2005 को राजेंद्र सच्चर को एक मेल भेजा, जिस मेल में उन्होंने एक बुनियादी सवाल उठाया कि आपने कुछ सदस्यों को कोई काम नहीं दिया, कुछ सदस्यों को जैसे सैयद हामिद जो जामिया से जुड़े हुए थे, उनको जो काम दिया वो टर्म्स एंड कंडीशन के बाहर था। सौरभ जी, आपको आश्चर्य होगा कि सच्चर कमेटी के अंदर एक उप समिति बनी। उस उप समिति ने क्या रिकमेंडेशन दिया कि फिर से डिलिमिटेशन किया जाए देश के चुनाव क्षेत्रों को। जिन क्षेत्रों को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के रिजर्व किया गया है, उसको डी रिजर्व इसलिए किया जाए कि वहां मुसलमानों की संख्या अधिक है। दूसरा जो उसने बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही नकारात्मक बात कही, नहीं देखिए, जैसे इसमें ये कहा गया था कि भाई जो बात आप कह रहे हैं कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है तो उसको SC के लिए रिजर्व ना किया जाए, यह सिफारिश थी। देखिए, जो सेकुलर डेमोक्रेसी के खिलाफ है, कोई मुसलमान बुद्धिजीवी भी ऐसा नहीं मानेगा यदि कि एक जिले में, जैसे भोपाल, अररिया, करीमगंज और जैसे जिलों का कहा गया, जिन जिलों में मुसलमानों की संख्या, जैसे भोपाल में मुसलमानों की संख्या, भोपाल कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमानों की संख्या अलग है, उन्होंने कहा कि ऐसे डिलिमिटेशन किया जाए कि सारे मुसलमान एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में आ जाए। यह तो बेसिकली टू नेशन थ्योरी, दो पहचान, अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, सिद्धांत का ही प्रतीक है। चलिए, आपने दो बातें कही। अंतिम बात, एक और बात, हाँ, कंक्लूड कर लीजिए। एक छोटी सी बात मैं इसमें कह दूं। हाँ, अबू सलेह शरीफ इसके सेक्रेटरी थे सच्चर कमेटी के। अबू सलेह शरीफ ने आर्मी जनरल JJ सिंह को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर कहा कि आपकी सेना में कितने मुसलमान कितने हिंदू बताइए। इस पर लंबा पत्र व्यवहार हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल JJ सिंह जी ने उसके जवाब में कहा कि सेना का एक ही धर्म है, देशभक्ति। हम मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन के नाम पर सेना की गिनती नहीं करते हैं। इस पर सच्चर कमेटी के अबू सलेह शरीफ ने जो कमेंट किया, वो कमेंट से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि मुसलमानों
मुसलमानों की संख्या बताने से सेना की देशभक्ति कैसे प्रभावित होती है? यानी कि सेना को धर्म के आधार पर काउंटिंग करके जो सांप्रदायिकता आज हम सिविक सोसाइटी में फैला रहे हैं, जिसके कारण हम और आप दोनों परेशान होते हैं। आपका ये कहना है कि कानूनी तौर पर भी और सैद्धांतिक तौर पर भी ये इस कमेटी का गठन भी गलत था और इसकी सिफारिशें भी गलत थी और वो जमीनी हकीकत के विपरीत थी और देश के लिए खतरा भी है। चलिए मैं एमएच खान साहब को लाना चाहता हूं चर्चा के अंदर। खान साहब, आपने याचिकाकर्ताओं की तरफ से क्या कहा वो सुन लिया, आपने भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनकी बात भी सुन ली। कहा दलील ये दी जा रही है कि कैसे एक देश के अंदर धर्म के आधार पर कोई विशेष पॉलिसीज लागू हो सकती हैं, हम एक स्पेशल क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हैं रिलीजन के बेस पर। नहीं, देखिए सौरभ जी, मैं तो सिन्हा साहब को बहुत विद्वान और बहुत पढ़ा लिखा आदमी समझता हूं। आपने सच्चर कमेटी में बहस बुलाई है, न कि उसके मेंबर्स की क्या क्या राय थी उसके बारे में बुलाई है। अगर उसके बारे में बुलाई हो तो मैं उसके बारे में बताऊं, और सच्चर कमेटी के बारे में अगर बुलाई है आपने डिबेट, तब मैं उसके बारे में बताऊं। देखिए, सच्चर कमेटी के बारे में आप डिबेट बुला रहे हैं और सिन्हा साहब पूरा उसका कि फला मेंबर नहीं है का, फला मेंबर नहीं है का, फला मेंबर, अरे वो चीज गौड़ हो गई, खत्म हो गई। सच्चर कमेटी लागू हो गई और देखिए सच्चर कमेटी लागू जो हुई है वो कागज पर लागू है, जमीन पर कहीं कुछ हकीकत नहीं है, उसकी कोई मान्यता नहीं है, कोई किसी को लाभ नहीं मिला, कोई नहीं मिला। और जबकि सच्चर कमेटी कह रहा है कि मुसलमानों की दशा दलितों से भी बदतर है, दलितों से भी ज्यादा खराब है। तो अब इसमें अगर लागू किया जा रहा है, नहीं किया कांग्रेस हुकूमत ने लागू नहीं किया, ये कांग्रेस हुकूमत की नाकामयाबी है। कांग्रेस ने जो काम किया वो सिर्फ लुभावने वाला काम किया। कांग्रेस ने कुछ मुसलमानों को भला नहीं किया। कांग्रेस के जमाने में 39% मुसलमान नौकरियों में हुआ करते थे, आज के जमाने में 1% से कम हो गए। सबसे ज्यादा राज किसने किया देश पे? कांग्रेस ने राज किया और कांग्रेस ने मुसलमानों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब देखिए, सवाल इस बात का है कि जब आप जाति की बात करेंगे तो अभी आज जो है वो ऑल इंडिया यूजी और पीजी में आरक्षण की घोषणा हो गई। आज क्यों घोषणा हो गई? तो जब आप बात करेंगे फिर प्रधानमंत्री कहेंगे कि देखिए, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहेंगे कि हमने इतने दलित बनाए, इतने हमने बैकवर्ड बनाए, इतने हमने ब्राह्मण बनाए, इतने हमने अपर कास्ट बनाए, फिर इस बात की चर्चा क्यों होती है? और ये तो लगता है चुनाव आने के पहले ये जैन साहब जो हैं बीजेपी के कुछ खास मेंबरों से मिले हुए हैं, उन्होंने इसको चर्चा छेड़ दी। आप डॉक्टर साहब, खान साहब, आप क्या कहना चाहते हैं कि देश में अगर आप क्या कहना चाहते हैं कि देश में अगर जातीय पिछड़ेपन की चर्चा हो सकती है तो धर्म के आधार पर क्यों नहीं हो सकती? कदम कितना हुआ? मेरा सवाल सुन लीजिए। अब बोलिए नहीं, अब बीच में नहीं आपको बोले थे हम। खान साहब, मैं बोल रहा हूं, सौरभ बोल रहा हूं, मेरा सवाल है आपसे, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश में अगर जातीय पिछड़ेपन की बात हो सकती है तो धार्मिक आधार पर क्यों नहीं हो सकती? क्या ये दलील है? नहीं, ये कोई दलील थोड़ी है, ये कोई दलील नहीं। हम करें जब आप सबको बांट रहे हैं, वर्ग वाइज बांट रहे हैं आप, हम पिछड़े लोगों का आरक्षण मिले इसमें हम स्वागत करते हैं, हम इसको खिलाफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब अगर सच्चर कमेटी एक नाम बना दिया, हुआ बना दिया, सच्चर कमेटी में कोई काम ही नहीं हुआ। कांग्रेस ने मुसलमानों को छला है, कांग्रेस ने मुसलमानों को धोखा दिया है और ये कमेटी बना के और जलील कर दिया कि तुम कितने गए गुजरे हो, तुम दलितों से भी गैर गुजरे हो। कांग्रेस को तो माफी मांगना चाहिए अगर कांग्रेस का कोई प्रवक्ता बैठा हो। कांग्रेस का प्रवक्ता तो ये पहले आप ये तय कीजिए कि ये कमेटी मुसलमानों के भले के लिए बनी थी या नहीं बनी थी, फिर तो आप भी इनकी लाइन में खड़े हो जाइए। ये तो कह रहे हैं गलत बनी थी। ये कमेटी मुसलमानों को नाम पर भले के लिए बनी थी, लेकिन इसमें भला नहीं किया गया, इसमें मुसलमानों को बदनाम किया गया, मुसलमानों को एक काम भी नहीं किया गया मुसलमानों का। चलिए ठीक है, इससे पहले जो आप बात कह रहे थे, मैं बाकी दोनों मेहमानों को चर्चा में लाऊं, उससे पहले एक बार एडवोकेट जैन साहब जवाब दे दें क्योंकि आपने उनका नाम लिया था। जैन साहब, उन्होंने कहा कि अभी जो है कुछ शिक्षण संस्थानों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण की घोषणा हुई है, तो जब हम इन सब बातों पर बात कर सकते हैं तो क्या बुराई है कि हम ये देखें कि भाई किसी धर्म विशेष में भी पिछड़ापन है? देखिए, मैं यही बात बताना चाहता हूं और मैं जब ये बात आज कह रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कि मुझे इस देश का हर एक मुसलमान सुने। मैं जो उस कुर्सी पे बैठा हूं, मैं चाहता हूं उस देश में हर मुसलमान उस बराबरी पे आए।
पर आप यहां पे कह रहे हैं कि मुझे स्पेशल बेनिफिट दिया जाए क्योंकि मैं पिछड़ा हुआ हूं, दबा हुआ हूं, कुचला हुआ हूं। मुस्लिम समाज ऐसा होल पिछड़ा हुआ, दबा हुआ, कुचला हुआ नहीं है। और मुस्लिम समाज में जो वर्ग पिछड़ा हुआ है उनको ऑलरेडी मंडल कमीशन में नोटिफाई किया गया है और उनको ओबीसी का लाभ दिया जा रहा है। दूसरी बात, मैं खान साहब का जवाब देना चाहता हूं। खान साहब ने कहा कि सच्चर कमेटी में कहा गया है कि मुसलमानों की हालत SC ST से भी बुरी है। गलत। सच्चर कमेटी में पैरा चैप्टर 8 पैरा नंबर 4 पढ़ ले, उसमें कहा है मुसलमानों की हालत SC ST से थोड़ी बेटर है, यह कहा गया है। ये उन्होंने उल्टी बात कही। अच्छा। तो मेरा सिर्फ संविधान में मेरा आपसे ये कहना है सौरभ जी, जो आज आपने चश्मा लगाया है, जिस चश्मे से आज आप ये डिबेट कर रहे हैं, मेरा कहना यह है कि कोई भी संवैधानिक चश्मा, कोई भी संवैधानिक अथॉरिटी सिर्फ मुस्लिम्स के लिए एक चश्मा नहीं लगा सकती है। और कृपया हाथ जोड़ के मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये मनमोहन सिंह साहब का नोटिफिकेशन पढ़िए। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके पिछड़े वर्ग को देखने के लिए यह कमेटी का गठन किया गया, जो संविधान सभा ने आर्टिकल 299 को स्पेसिफिकली रिजेक्ट किया। तो जो संविधान सभा ने, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, हमारे निर्माताओं ने रिजेक्ट किया, उसको आज कालांतर में, आज की सरकारें, आज के देश में, संवैधानिक इंडिया में कैसे लागू किया जा सकता है। और मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मुझ पे इन्होंने लांछन लगाया खान साहब ने कि मैं कोई राजनीतिक प्रवक्ता, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए सर। ये जो सच्चर कमेटी कब बनी थी? सच्चर कमेटी कब बनी थी? कब से सो रहे थे? 9 मार्च 2005 को सच्चर कमेटी कब बनी थी? कब से सो रहे थे? जवाब दे रहा हूं, सच्चर कमेटी इसी बात का जवाब दे रहे थे। आप जागे नहीं सर, इसी बात का आज जब चुनाव आ गया। अरे खान साहब, इसी बात का आज चुनाव, सर अभी जवाब दे रहा हूं। अच्छा ठीक है, आपका सवाल आ गया, वो जवाब दे रहे हैं। सौरभ जी, ऐसा है कि आज क्यों सवाल पूछा कि 13 करना चाहते हो? 16 साल बाद क्यों चैलेंज किया? बिल्कुल सही सवाल है, इसका जवाब दे रहा हूं। 15 साल बाद क्यों चैलेंज किया, इसका जवाब दे रहा हूं। एक मिनट सुन तो लीजिए, आप बोलिए विष्णु, आप बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए विष्णु। सर मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। चुनाव उत्तर प्रदेश में मेरा कहना यह है कि केंद्र सरकार ने अभी 5000 करोड़ की स्कीम चलाई है माइनॉरिटीज के लिए, और जब हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी किया और केंद्र सरकार ने उसमें एफिडेविट दाखिल किया, कहा कि हम 5000 करोड़ की स्कीम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सच्चर कमेटी में ऐसी रिकमेंडेशंस हैं, इसीलिए अब हमने ये स्कीम चैलेंज की है। इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए सौरभ जी, मैं बहुत ही अथॉरिटी से आपके सामने बोल रहा हूं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और ये कहा कि हम 5000 करोड़ की स्कीम सच्चर कमेटी के आधार पर दे रहे हैं। तो पहले तो खान साहब ये तय कर ले कि सच्चर कमेटी, सर हलफनामा भी दिया है तो ये खान साहब, हलफनामा भी दिया है सुप्रीम कोर्ट में एक हफ्ते पहले, तो मैंने उसको तुरंत तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर। चलिए अच्छा ठीक है, जफर सरेश वाला चर्चा में आ रहे हैं, शोएब जमई और जफर सरेश वाला। मैं जफर साहब के पास जाना चाहता हूं। पहले जफर साहब, आपने सारे जितने भी पॉइंट्स हैं सब सुन लिए, जितनी दलीलें हैं वो सुन ली है। मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि टेक्निकलिटीज छोड़ दें, लेकिन देश के अंदर एक धर्म विशेष के लिए एक आयोग बनाना और उसकी सिफारिशें कि केवल एक धर्म के लोगों को उसका फायदा पहुंचे, ऐसी पॉलिसीज बनाना, यह बुनियादी तौर पर गलत है। सौरभ जी, सबसे पहले तो ये मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ था, धोखा। इसलिए कि ये जो सच्चर कमेटी बनी थी, ये क्या है? ये सच्चर कमेटी का रिपोर्ट क्या था? ये डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, एक बीमार का डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है। अच्छा, वो बीमार ने तो नहीं कहा था आपको ने खुद अपनी सियासत की वजह से एक कमेटी बनाई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये ऐसा कौन सा डॉक्टर है भाई कि जिसके पास मेरी बीमारी का डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है और 7 साल तक मेरा इलाज नहीं कर रहा है? ये जो रिकमेंडेशन कोई भी मनमोहन सिंह साहब ने 2007 से लेकर 2014 तक बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ वहां कागज पर थे। एक और बात, अब मैं राजनीतिक जो आपने पूछी, नरेंद्र मोदी साहब जब 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, उस वक्त हमने ये सवाल पूछा था उनसे, और ये बात आपकी अदालत में जब आए थे तब रजत शर्मा ने भी पूछा था और जवाब उनका वही था। मैंने पूछा था मोदी साहब से कि भाई ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है इसका आप क्या करेंगे? तो मोदी साहब ने कहा ये तो मुझे नहीं मालूम कि भाई ये क्यों बनी है, लेकिन अब चूंकि है तो मैं इसको मजबूत करूंगा, और उस पर वो सच्चे रहे। इसलिए कि 2014 में ये माइनॉरिटी अफेयर्स जो मिनिस्ट्री थी उसका बजट था 3200 करोड़, और पिछले साल ये बजट हो गया 5400 करोड़। तो मोदी साहब ने ऑलमोस्ट 7 साल के अंदर इस बजट को
50% से ज्यादा बढ़ाया है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, मैं उनकी विजडम के ऊपर कोई सवाल नहीं करता, वो कर रहे हैं और वो अच्छा काम माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है अभी की, वो बराबर अब 5,300 करोड़ या 5,000 करोड़ बराबर मुसलमान का जो पिछड़ा वर्ग है उस तक पहुंचाती है। अब मुझे एक बात कहनी है लास्ट, देखिए मैं समझता हूं कि मुसलमानों का जो हाल है, चाहे एजुकेशन में, चाहे कारोबार में, चाहे जॉब्स में, मैं समझता हूं कि किसी सरकार का बहुत ज्यादा इसमें रोल नहीं है। इसमें मैं समझता हूं कि मेरी अपनी जिम्मेदारी है। वो इसलिए कि मुझे इस मुल्क में पढ़ाई करने से किसने रोका, जेई के एग्जाम में अपीयर होने में मुझे किसने रोका, नीट की एग्जाम में बैठने में मुझे किसने रोका, यूपीएससी के एग्जाम में मुझे किसने रोका, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसमें जाने के लिए मुझे किसने रोका, आर्म्ड फोर्सेस की भी अपने इम्तिहान होते हैं, उस इम्तिहान में बैठने से मुझे किसने रोका। तो मैं समझता हूं कि सरकारों की जिम्मेदारी के बजाय मैं समझता हूं कि ये मेरी और खान साहब जैसे और जमाई जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपनी कौम के अंदर जाएं और उनको तैयार करें कि कमोबेश ऐसी बातें इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने भी कही हैं। शोएब जमई चर्चा में आना, मैं उनको ला रहा हूं। शोएब, दो बातें कही हैं अभी जफर साहब ने। पहली बात तो ये कि कमेटी बनाने वालों ने जो नहीं किया वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 में आने के बाद किया, और आपके सामने खुद एडवोकेट बैठे हैं जो पिटिशनर हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो चैलेंज ही इस बात को किया कि 5,000 करोड़ रुपए की स्कीमें मोदी सरकार माइनॉरिटीज के लिए ला रही है और हमने उसके आधार पर चुनौती दी है। तो मुझे ये बताइए कि सच्चर कमेटी को सही मायनों में क्या मोदी सरकार लागू कर रही है, और याचिकाकर्ता कहता है कि नहीं होनी चाहिए लागू क्योंकि विशेष धार्मिक प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती। देखिए सौरभ जी, सबसे पहली बात यह है कि इस देश की तरक्की अगर हम सब चाहते हैं तो इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ, सारी कम्युनिटीज का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और इसको इंश्योर करने के लिए ही हमारे देश में जो पॉलिसीज बनी, स्कीम बनी, तमाम जो बैकवर्ड कम्युनिटीज थी, जो एजुकेशनली बैकवर्ड थी, इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड थी, उनको सामने लाया गया। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात कही कि सबका साथ सबका विकास, मैं इससे ये कॉन्टेक्स्ट लेता हूं कि उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण को सामने रखते हुए ये बात कही थी कि भाई हम सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं, उसमें मुसलमानों को शामिल किया। आज आप सच्चर कमेटी की बात को क्या कर रहे हैं, आप सच्चर कमेटी के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं, मैं ये कहता हूं, आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये रिसर्च लैब है, एक हिंदुस्तान के सबसे प्रतिष्ठित लैब में मैं रिसर्च करता हूं, कैंसर रिसर्चर हूं। यहां बैठने का मुझे सौभाग्य, एक छोटे से गांव का लड़का, मैं इस देश के एक छोटे से शहर, छोटे से गांव का लड़का हूं, यहां पे काम कर रहा हूं। ये सच्चर कमेटी की सिफारिशें जब लागू हुई तब हमारे कम्युनिटी को और जो स्टेक होल्डर्स थे उनको ये बात एहसास हुआ कि वाकई में हमारी दयनीय स्थिति है, हमें एजुकेशनली आगे बढ़ना पड़ेगा, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स पैदा करने पड़ेंगे, हमें यहां से समाज के मेन धारा से जुड़ने के लिए उसके यहां से स्कीम्स को जो है लागू करना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि शोएब जमई अपने रिसर्च लैब में बैठ करके आज राष्ट्रीय चैनल पर बात कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, जमई साहब माफी करिए ना, मैं आपका जवाब बोल रहा हूं, फिर आर्टिकल 14 खत्म कर दीजिए। विष्णु जी, मैं आपका जवाब देता हूं। आपने जो ये पिटीशन दिया है ये बहुत ही एक बात कहना चाहता हूं, देश के समाज की सबसे बड़ी विडंबना है जो इस देश का मेजॉरिटी समाज के लोग आर्टिकल 14 मांग रहे हैं। विष्णु जैन जी, आपकी बात सुन ली हमने, आपकी बातों का जवाब आ रहा है, वो सुन लीजिए, पढ़े लिखे की तरह डिबेट कीजिए। सर विष्णु जी, आपने जो पिटीशन डाला वो मेरे सामने पड़ा है। आपने लिखा कि मुस्लिम कम्युनिटी इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी स्पेशल ट्रीटमेंट। सर स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, ओबीसी के तहत ही आरक्षण मिलता है, मुस्लिम कोटे के नाम पर कोई आरक्षण इस देश में होता नहीं और ना ही किसी ने मांगा है। दूसरी बात, आपने कहा कि रीजन फॉर दे वर रूलर्स फॉर अ लॉन्ग नंबर ऑफ इयर्स, इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल दे एंजॉयड एंड शेयर्ड द पावर वेयर इज एससी कैटेगरी। सर ये क्या मजाक है सर? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अगर सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी तो मुसलमानों ने लड़ी। ये जस्टिस एसयू खान ने लिखा है, ये मजाक नहीं है। राम जन्मभूमि फैसले में जस्टिस एसयू खान ने कहा कि मुस्लिम इस देश के रूलर्स हैं और आज जूनियर पार्टनर्स हैं।
ये मजाक नहीं है, ये जुडिशियल अनाउंसमेंट है। राम मंदिर में जो 3 जजेस थे मुझे लगता है कि ये आपने मजाक किया। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मिशन है अल्पसंख्यकों तक राम मंदिर के फैसले का जो मिशन है उसको पानी फेरने का काम कर रहे हैं आप। अच्छा एक और ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक मिनट। शोएब जमई का कहना ये है कि मुस्लिम समुदाय के अंदर पिछड़ापन है, शैक्षणिक सामाजिक तौर पर पिछड़ापन है और उनको बढ़ावा देने के लिए कुछ हैंड होल्डिंग की या यूं कह लें कुछ सरकारी पॉलिसीज की जरूरत है और वो होनी चाहिए। मैं राकेश सिन्हा जी के पास जाना चाहता हूं। इस पिटीशन में तो राकेश जी यहां तक कहा गया है कि मुसलमान जो है वो मदरसे में क्यों पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चे को, वो अपनी मर्जी से पढ़ाते हैं, वो स्कूल में पढ़ा लें। तो शैक्षणिक पिछड़ेपन का यह जवाब दिया गया है। ये कहा गया कि परिवार बड़े होते हैं इसीलिए गरीबी ज्यादा होती है, कुपोषण होता है, बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिल पाता, इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। तो एक तौर पर मुस्लिम समुदाय को अपने पिछड़ेपन के लिए खुद ही जिम्मेदार बताया गया है। एक मिनट शोएब, एक मिनट। राकेश सिन्हा। सौरभ जी आज मुझे खुशी हुई कि 2 मुस्लिम, मैं उनको मुस्लिम नहीं बल्कि भारतीय जो हमारे मित्र हैं, धर्म से आस्था से मुसलमान हैं, सरेश जफरवाला साहब और हमारे जमई साहब, दोनों ने बड़ी रचनात्मक बात कही है। और उस रचनात्मकता को हम इस बात के लिए मानते हैं कि मुस्लिम समाज में एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई है कि हम देश के संसाधनों में, अवसरों में अपने आप को समान देखें और किसी से अलग ना देखें, ना विशेषाधिकार ना तुष्टिकरण। दोनों की ही जो अपेक्षा होती है वो धर्मनिरपेक्षता को नुकसान पहुंचाता है। मैं 2 बातें यहां कहना चाहता हूं। देखिए, इस देश में आजादी के बाद ये अपेक्षा की गई थी कि समान स्कूल हमें एक कॉमन, एक दूसरे प्रति म्यूचुअल यानी परस्पर सहानुभूति सब पैदा करता है, समझ पैदा करता है। समान स्कूल की पद्धति को कांग्रेस पार्टी सरकार ने हैम्पर किया। उसके कारण से आज मुसलमान और हिंदू 2 बच्चों को मिला दीजिए, एक मदरसा से पढ़ कर एक नॉर्मल स्कूल से पढ़ कर आए, दोनों के बीच में एक गैप बनता है। जब फिर दोनों एक हायर एजुकेशन में एक साथ आते हैं तो अंडरस्टैंडिंग बनती है। हिंदू घर में क्या है, मुसलमान घर में क्या है, हिंदू के तीर्थ यात्रा क्या है, हमारी तीर्थ यात्रा क्या है, उनके घर में क्या खाना बनता है हमारा। जब तक आपस के संवाद को, इंटरेक्शंस को नहीं बढ़ाएंगे तब तक समाज में समानता और सहभागिता नहीं बढ़ती। दूसरी बात जो महत्व, इससे भी महत्वपूर्ण है कि देखिए, मुस्लिम समाज ने अपने को घेटो के रूप में रखा। उसकी जो लीडरशिप आई, उसने ए फैजी, मोइन सकीर, ऐसे जो तमाम लोग, एमएच बेग, ऐसे तमाम जो प्रगतिशील थे उनको दरकिनार कर दिया। मुस्लिम थियोलॉजियंस ने दारा सिको को कभी संदर्भ बिंदु नहीं बनाया, वो औरंगजेब पर अटके रहे। तो मेरा कहना है कि जहां संदर्भ बिंदु वो है जो मिलाता है, उसके पास जाएं, जो अलग करता है उससे दूर हो जाए। और अंतिम बात मैं यहां कहना चाहता हूं कि सच्चर कमेटी के बारे में मेरी धारणा यह है, यह सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनके वोट बैंक को मजबूत करने के लिए किया गया था कि आप आरएसएस की तरफ से ये बातें। जमई साहब एक मिनट कंप्लीट करने दें, कंप्लीट करने दीजिए जमई साहब। सुन लीजिए शोएब एक मिनट, मुसलमानों को सबको आप बोलिए, सिन्हा जी बोलिए, सिन्हा जी बोलिए, आवाज आ रही है। सुन तो लीजिए मेरी बात। शोएब बात बोले, बीच में ना बोलिए, देखिए प्लीज, अच्छे से बात कर रहे हैं हम लोग, समय है, आराम से। राकेश जी बोलिए, सुन तो लीजिए, राकेश जी की आवाज आए, सुन लीजिए, बोलिए। आप इतने धैर्य मत खोइए। देखिए, समान स्कूलिंग की व्यवस्था, यदि बीएचयू और जेएनयू में सभी मुसलमान, कोई एक मुसलमान बता दे कि उसके पास मार्क्स था, बीएचयू में उसके एडमिशन से वंचित किया है। नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में मैं बता दूं 3.14 करोड़ मुसलमानों को स्कॉलरशिप दिया गया। कहां डिस्क्रिमिनेशन है? यूपीए सरकार में 5 साल में 2.94 करोड़ दिया गया था। 5000 करोड़ यूपीए सरकार में स्कॉलरशिप में पैसे दिए गए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 8000 करोड़ से अधिक स्कॉलरशिप। अरे राकेश सिन्हा जी, ये विष्णु शंकर जैन इसी को तो चुनौती दे रहे हैं। विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं कि आपकी सरकार अल्पसंख्यकों के नाम पर जो पैसा खर्च कर रही है वो नहीं करना चाहिए। मैं उसका समाधान दे रहा हूं, मैं उसका समाधान दे रहा हूं। देखिए, 1 नेशन 1 पीपल को जो कांग्रेस ने ऑब्स्ट्रक्ट किया, मुस्लिम लीडरशिप ने ऑब्स्ट्रक्ट किया, उस राह में जाने के लिए एक ट्रांजिशन पीरियड है। यदि आप एक बार हनुमान कूद लगाते हैं तो समस्या आएगी। मिसट्रस्ट को हटाना है, सबसे बड़ी मुख्य समस्या मिसट्रस्ट की है। दूसरा, इस देश के संविधान के मौलिक बातों में विश्वास करने की जरूरत है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं की इस देश में वास्तव में जरूरत नहीं है। जिस देश में जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सारे लोग पढ़ सकते हैं,
क्यों हम अलग से संस्था करेंगे? टू दो पहचान के सिद्धांत, देखिए एमएच बेग ने बहुत अच्छी बात कही थी, इस तरह की संस्थाएं दो पहचान को पैदा करती हैं, यही दो पहचान दो ही राष्ट्र में जाता है। तो मुझे लगता है कि सच्चर कमेटी बुनियादी तौर पे गलत था, ठीक है सच्चर कमिटी के, और लेकिन यह सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो भेदभाव का आरोप लगाती रही है आरएसएस और बीजेपी पर, उसको दुरुस्त रूप से समाप्त किया है। चलिए एमएच खान साहब, एक मिनट, शोएब खान साहब, इस पिटीशन में यह भी कहा गया है और ये एक सैद्धांतिक तौर पर बात कही गई है कि भारत का बंटवारा जो है, शोएब एक मिनट, कि भारत का जो बंटवारा है वो धर्म की बिना पर हुआ और उसके लिए एक किस्म का मुस्लिम फोबिया जिम्मेदार था। तो आज सच्चर कमेटी जैसी कमेटियों की सिफारिशें उसी मुस्लिम फोबिया को बढ़ावा देती हैं, देश के अंदर एक किस्म के अलगाव को या एक समुदाय को ये दूसरे से अलग महसूस कराने की ओर वो उसको ले जाती हैं और ये देश की एकता के लिए खतरा है। एमएच खान, नहीं, ये देश के लिए एकता के लिए खतरा तो तब होता जब पूरे हिंदुस्तान में आप अल्पसंख्यक आयोग हटा देते, आप बैकवर्ड कमीशन हटा देते, आप SC/ST कमीशन हटा देते। आपने तो सब बना रखा है, सारा हिंदुस्तान में बना रखा है आपने, कहां हटाया आपने? और सच्चर कमेटी को तो मैं कंडेम करता हूं, सच्चर कमेटी तो मुसलमानों को भ्रमित करने के लिए बनाई गई थी, उसको लागू ही नहीं किया गया। दूसरा सवाल मेरा यह है कि जैन साहब अभी तक सो कहां रहे थे, अभी तक कहां थे? ये जब चुनाव आया है उत्तर प्रदेश का 2022 का, इसका जवाब वो दे चुके हैं, खान साहब इसका जवाब दे दिया उन्होंने, फाइल किया है, इसका जवाब दे दिया। यही मैं कह रहा हूं, ये सारा इसलिए मैंने आप चुनौती दी उसे। अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि सच्चर कमेटी लागू नहीं हुई है, और जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कहा कि सच्चर कमेटी की रिलायंस के आधार पे उसके दम पे हम 5,000 करोड़ रुपए पाने के लिए चैलेंज किया और सच्चर कमेटी की रिलायंस खत्म करवाना चाहिए। मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, मैं चिल्ला बोलिए। अच्छा खान साहब, आप तो खुद एक सेकंड, विष्णु जी बात आने दीजिए, वो हम सब में सीनियर है, बोलिए खान साहब। देखिए, यही मैं कह रहा हूं कि आप उठाइए, मुद्दे उठाइए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन टाइमिंग देखिए, समय देखिए, आप किस समय पर आप मुद्दा उठा रहे हैं। सच्चर कमेटी कब बनी थी, किस समय बनी थी, और मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था? हम उस सच्चर कमेटी के बिल्कुल खिलाफ हैं। सच्चर कमेटी में जो बनाया गया था उसमें 1% काम कागज पर हुई हो रहा है, जमीन हकीकत कुछ नहीं है। यहाँ पर वो आए थे, उनके मिनिस्टर थे उस वक्त माइनॉरिटीज के, कोई खान साहब थे, हमने सवाल पूछ लिया था उनसे एयरपोर्ट पर, तो जवाब नहीं दे पा रहे थे। सवाल इस बात का है कि सच्चर कमेटी की क्या जरूरत क्या है, हम कह रहे हैं अभी खत्म करा दीजिए आप। चलिए, मैं मानता हूं आपकी कमेटी प्रधानमंत्री से मिल लीजिए, आप तो प्रधानमंत्री के बड़े करीबी आदमी हैं। ये खत्म कर दीजिए। 5,000 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है सच्चर कमेटी की सिफारिशों के लिए, एफिडेविट देकर पिछले हफ्ते बताया है। ले लीजिए ना, हम कह रहे 3 तलाक। आप सुनिए मेरी बात सौरभ जी, 3 तलाक पर कोई बहस नहीं हुई ना, 3 तलाक पर कोई बहस नहीं हुई, और कश्मीर पर कोई बहस नहीं हुई, हो गया काम ना। 5,000 करोड़ वापस ले लीजिए आप, 5,000 करोड़ वापस ले लीजिए आप। मुसलमानों को अगर समझते हैं कि बड़े धनाढ्य है, बड़े अच्छा है, तो ये हमको भीख नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए। उनको दिशा देने का काम करता है सच्चर कमेटी, उसकी दिशा के बगैर कोई भी अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड फंक्शनिंग सही से नहीं कर सकता। सच्चर कमेटी काम नहीं करता है, कोई सच्चर कमेटी काम नहीं करता है। आप यहाँ पे भ्रम ना फैलाइए, कोई कमेटी काम नहीं करता, भ्रम ना फैलाइए। यहाँ पर वकील होने के नाते शोएब एक बार जरा जफर सरेश वाला की बात का जवाब दीजिए, समय रह जाएगा नहीं तो। शोएब जमई जफर सरेश वाला ने जो बात कही थी उसका जवाब शोएब जमई दे। जफर सरेश वाला ने कहा था मुझे यूपीएससी में बैठने से, मुझे पुलिस इम्तिहान में बैठने से, मुझे आर्मी के इम्तिहान में बैठने से, मुझे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने से कौन रोकता है? शोएब जमई खुद एक रिसर्चर हैं। मुझे एक सेकंड, आप खुद एक रिसर्चर हैं, आप जामिया से जुड़े हैं जो कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। क्या शोएब जमई दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसर्च नहीं कर सकते? क्या शोएब जमई जेएनयू में रिसर्च नहीं कर सकते या बीएचयू में रिसर्च नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। शोएब जमई को एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की जरूरत है क्या?
एक संस्कृत पढ़ाने चला गया, एक मुसलमान उसको डंडा मार। सर मेरे एक मिनट सर, मेरे प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा IIT दिल्ली से जुड़ा है। मुझे तो ना यहाँ से दिक्कत है, ना MD एंडरसन कैंसर रिसर्च सेंटर USA से दिक्कत है, हम वहां भी काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि SC जो दलित समाज है वो कहता है कि हम हिंदू नहीं है। आदिवासी, वहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन उसके बाद भी SC/SC कोटा लागू होता है। क्या प्रधानमंत्री जी या भाजपा या विष्णु शंकर जैन उसके खिलाफ भी जाएंगे कि भैया ये तो अपने आप को हिंदू नहीं मानते? तो फिर कुछ बुनियाद आपने सारे दलितों में कौन सी रायशुमारी करवा ली ऐसी? सर थोड़ी तर्क की बात कीजिए, थोड़ी तर्क की बात कीजिए ना। आपने ऐसी कौन सी रायशुमारी करवा ली है कि कौन सा वर्ग अपने आप को हिंदू नहीं मानता? थोड़ा लॉजिक की बात कीजिए। मुसलमानों के लिए आरक्षण का कोई मांग नहीं कर रहा है अलग से, लेकिन सच्चर कमेटी के सिफारिशें देश भर के अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड, अभी मैं झारखंड के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री से मिलकर के आया हूं, उन्होंने स्कीम्स मेरे सामने रखे, वो सब सच्चर कमेटी से ही डिराइव्ड है। उन्होंने कहा कि हमको दिशा मिलती है कि झारखंड में हमको मदरसा बोर्ड का गठन करना है, यूनिवर्सिटी से उसको जोड़ना है, मदरसे के बच्चों को मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूट से जोड़ना है, यहाँ वक्फ बोर्ड का गठन होना चाहिए ताकि माइनॉरिटीज को उसका फायदा मिले। राकेश जी सारी दिशा जवाब दे रहे हैं। शोएब जमाई कह रहे हैं सच्चर कमेटी की सख्त जरूरत है क्योंकि वो गाइडलाइंस देती है। मैं इनके बाद आया जफर साहब, राकेश जी का एक रिएक्शन लेकर जफर साहब के पास जाता हूं। राकेश सिन्हा जी, मैं जवाब देता हूं। हाँ बोलिए, राकेश सिन्हा बोलिए। एक मिनट में जवाब देता हूं। देखिए, शोएब जमाई बुनियादी सवाल का हल नहीं चाहते हैं, वो माइनॉरिटी टैग को और मजबूत करना चाहते हैं, जो जफर सरेसवाला जी जिससे अलग हटना चाहते हैं। वो वन नेशन वन पीपल पे वो आ ही नहीं रहे, संविधान की बात कर ही नहीं रहे। वो चाहते हैं कि ये सच्चर कमेटी एक लैंप पोस्ट है, अगर सच्चर कमेटी नहीं होती देश में माइनॉरिटी का सत्यानाश हो जाएगा। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं मेजोरिटी माइनॉरिटी टैग किसी भी सेकुलर डेमोक्रेसी के लिए उपयुक्त नहीं है। और भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उज्ज्वला योजना लाया, जनधन योजना लाया, आयुष्मान योजना लाया। बताइए कहां मुसलमान, क्या सिख, क्या क्रिश्चियन, क्या पारसी, क्या किसी की धर्म देखा गया? क्या किसी गरीब महिला के घर में जब जनधन योजना का अकाउंट खुला तो क्या धर्म देखा गया? आप एक बार सुनिए। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आप सुनिए, शेड्यूल कास्ट में कांग्रेस के जमाने में राकेश कंप्लीट कीजिए, राकेश जी कंप्लीट कीजिए 30 सेकंड, हाँ कंप्लीट कीजिए 30 सेकंड में। देखिए बड़े चतुरता से ये फंडामेंटलिस्ट जो इस्लामिक ताकतें हैं उसकी बात को यहाँ फैला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं है, ओबीसी के लिए क्यों बना गया? देखिए, सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़ापन ओबीसी के साथ है, SC ST के साथ है, उसकी तुलना धार्मिक पिछड़ापन से नहीं कर सकते हैं। रिलीजियस रिफॉर्म की जरूरत आपके भीतर है, जो सरेश बालाजी ने कहा। यूपीएससी में बीजेपी शासन के दौरान जितने लोग कम्पीट किए वो पहले क्यों नहीं करते? अच्छा राकेश जी, समय नहीं है, मुझे जफर साहब का रिएक्शन लेना है, लेकिन फिर ये बताइए आपकी सरकार में क्यों नहीं ये अल्पसंख्यक मंत्रालय, फिर इस अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को बंद कीजिए, सारी स्कीमें बंद कीजिए। 5,000 करोड़ रुपए आपकी सरकार दे रही है स्कीमों के लिए, यही तो बोल रहे हैं विष्णु शंकर जैन। बंद कीजिए, सबको समान दृष्टि से देखना शुरू कीजिए। तो आप पहल कीजिए कि मुसलमानों को हम हक नहीं देंगे, आप पहल कीजिए राकेश जी इसमें। ये संविधान वाला कहता है सबका हक है। देखिए, मैं इस पर टिप्पणी करता हूं। देखिए सारा विषय पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का है। जैसे रैशनैलिटी जैसे बढ़ रही है, जैसे मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो योजनाएं हैं आज अचानक हम बंद कर देंगे, पूरा प्रोपेगेंडा क्या होगा? देखिए, सरकारों को बहुत चीजें देखनी पड़ती है। प्रोपेगेंडा क्या होगा कि मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जब एक एग्जीक्यूटिव ने शुरू किया, हम वो कहते हुए जो बड़ी योजनाएं ला रहे हैं, ये जो स्कॉलरशिप मिल रहा है उससे बड़ी योजनाएं। चलिए ठीक है सर, बताइए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या बजट कम हुआ? राकेश जी मेरे पास समय नहीं, माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं क्योंकि जफर साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जफर सरेशवाला, चूंकि आपने दोनों तरफ की बात भी बताई हमें, आपने मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी झांक कर को उनको झांकने के लिए कहा, तो मुझे यह बताइए आज की तारीख में क्या मुस्लिम समुदाय के अंदर जो कुछ भी कमियां हैं या दुश्वारियां हैं उनको दूर करने के लिए सरकारी मदद की जरूरत है, ऐसी कमेटियों की सिफारिशों की जरूरत है, या जो ये सरकार कहती है कि योजनाएं सबके लिए होती हैं, क्यों हम किसी एक का नाम लेकर अलग से दें? उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, हमने नरेंद्र मोदी साहब को जो गुजरात में कहा था और यहां भी कहा था, हमने ये कहा था कि सर आप कोई भी चीज हमारे लिए मत कीजिए, आप इतना कीजिए, सबके लिए कीजिए और मुझे उसमें मौका
दीजिए, ठीक। मुझे परफॉर्म करने का मौका दीजिए। अब देखिए, हमने उनको कहा हमें पॉजिटिव अफर्मेशन चाहिए। हमने 2-3 बातें कही जो मदरसे की, मैं कहता हूं जो हमने कही हिंदुस्तान में 70 साल में नहीं हुआ। मैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का चांसलर बना तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने एक बात रखी कि देखिए ये उर्दू यूनिवर्सिटी है और उर्दू सिमट के रह गई है मदरसों में। अगर आप हमको इजाजत दें तो हम ये मदरसे के जो बच्चे हैं, ये हिंदुस्तान में ही, दुनिया में कहीं नहीं हुआ था, ये मदरसे के बच्चे, हम इनके लिए ब्रिज कोर्स बनाएंगे। यहां पर 1 साल का वो ब्रिज कोर्स हो और उसके जरिए सीमलेस ट्रांसफॉर्मेशन हो इनका। ठीक बात। इन्होंने 2015 में इजाजत दी। पहले साल 80 बच्चे आए, दूसरे साल 265 बच्चे आए, तीसरे साल 400 बच्चे आए। और सौरभ, मैं अभी आपको बता सकता हूं कि एक मौलाना है और इंजीनियर भी है, मौलाना भी है, इकोनॉमिस्ट भी है। ठीक बात। हमें यह चाहिए कि पॉजिटिव अफर्मेशन चाहिए और कुछ भी हमें नहीं चाहिए। मैं आपने हमको जो अपनी बात सरकार कही की शुरुआत चीजें में, हैं, अब वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है वो एक बहुत ठीक नोट होगा ये चर्चा खत्म करने का। जो स्कीमें बने सबके लिए बने, मौका भी सबको मिले, चाहे वो किसी भी समुदाय से आए, उसको मौका मिले। हम अगर ये इंश्योर कर देंगे तो हमारे पास, जैसा कि अभी कहा जफर साहब ने, अगर कोई मौलाना बनेगा तो वो साथ साथ इंजीनियर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, इसमें कहीं कोई दुश्वारी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सारे मेहमानों का, राकेश जी, खान साहब, जैन साहब, शोएब जमई, जफर साहब आपका। आइए अब चलते हैं हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।